मेरे पास सवालों की एक सूची है और मैं अभी वही पढ़कर सुनाऊंगा जो सीधे तौर पर नई पीढ़ी के एयरशिप से संबंधित है। बाकी के सवालों के जवाब मैं खुद दे सकता हूं जो सोलर ग्रुप से जुड़े हैं। असल में यहाँ कुछ सवाल हैं जिन्हें मैं एक साथ जोड़ देता हूँ। लोग नई पीढ़ी के एयरशिप की लागत के बारे में लगातार पूछ रहे हैं। इसकी लाभप्रदता के बारे में क्या हमारे पास कोई ठोस गणनाएं उपलब्ध हैं, या शायद ये कहीं सार्वजनिक रूप से आसानी से उपलब्ध है? क्या इस संबंध में कोई विस्तृत जानकारी उपलब्ध है? बिल्कुल, ऐसी विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। ये कोई नया उपकरण नहीं है जिसकी विशेषताएं और उपभोक्ता गुण अभी भी अस्पष्ट हों, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छी तरह से झात और स्थापित उत्पाद है जो अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से और प्रभावी ढंग से निभाता है। और इसके लिए एक विशाल और सक्रिय बाजार भी है जहां यह विशिष्ट उत्पाद अपनी अनूठी विशेषताओं और गुणों के साथ विशेष रूप से लक्षित है। ऐसा अक्सर होता है कि वर्तमान वैश्विक आर्थिक स्थिति में पूंजीवादी आर्थिक मॉडल, जिसे सही मायनों में एक गतिशील बाजार मॉडल भी कहा जाता है, वही प्रमुख प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता मांग ही अंततः आपूर्ति के स्तर और प्रकार को पूरी तरह से निर्धारित करती है। यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने अब भी कोई नया उत्पाद बना दिया और तुरंत ही यह घोषणा कर दी कि मैं चाहता हूं कि इसकी कीमत इतनी ही हो, बल्कि यह बाजार की शक्तियों द्वारा तय होता है। नहीं, अभी बाजार की वर्तमान स्थिति यह है। अगर हम सेवा क्षेत्र में जाते हैं, मान लीजिए विशेष रूप से परिवहन और लॉजिस्टिक्स में, तो हमें उस बाजार की अपेक्षाओं के बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए। हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम एक टन माल को ज़्यादा महंगे या ज़्यादा समय में पहुंचाएंगे। यानी कुछ निश्चित अपेक्षाएं होती हैं और इन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार ही उपकरण बनाए जाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि हम इसे अविश्वसनीय रूप से शानदार, बहुत ही महंगे सामग्रियों से या किसी अजीबो-गरीब कार्यों और गुणों के साथ नहीं बना सकते हैं। यानी शुरू से ही पूरी विकास और डिज़ाइन प्रक्रिया इसी तरह से की जाती है कि यह उपकरण बाजार में आसानी से उपलब्ध हो। बाजार में उन सभी लोगों के लिए है जो विशेष रूप से इन परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। यानी उनकी तरफ से एक स्पष्ट मांग है कि अगर हम आपके उपकरणों की मदद से ये समस्याएं हल कर पाएंगे तो हम उन्हें खरीदेंगे। यानी हमारी यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम प्रक्रिया की कुल लागत को कंपनी की कुल कमाई के साथ इस तरह से सुनिश्चित करें कि हम भी पर्याप्त रूप से कमाएं और उपकरण उपभोक्ता की सभी अपेक्षाओं पर भी पूरी तरह से खरा उतरे। इस विशेष मामले में और कौन सा आर्थिक मॉडल सबसे उपयुक्त हो सकता है, इसे पूरी तरह से बाजार तय करता है, न कि हम। और हमारे पास केवल रणनीति बन सकती है, और रणनीति यह है कि उदाहरण के लिए अगर हम अभी छोटे प्रकार के एयरशिप्स यानी ड्रोन बनाना शुरू करें तो उनके लिए भी एक स्पष्ट और समझदार बाजार है। अगर आप शर्तिया 50 किलोग्राम उठाते हैं और उन्हें 100 किलोमीटर तक ले जाते हैं तो यह एक प्रकार के उपकरण है। अगर 200 या उससे अधिक है तो यह दूसरे प्रकार के उपकरण हैं। इन उपकरणों की लागत अलग अलग होती है और हम, उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट है कि हम उपकरण के उत्पादन की लागत को इस तरह से तय करेंगे कि ये उपकरण बाजार में बने रहें, कह सकते हैं, और उसमें हमें कुछ लाभ भी प्राप्त हो सके। लेकिन छोटे उपकरणों पर, उदाहरण के लिए, हम अधिक लाभ बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते क्योंकि वे बाजार में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और छोटे उपकरणों पर कम लाभ होना यह एक बहुत ही स्पष्ट और सर्वविदित तथ्य है। मध्यम उपकरणों पर अच्छा और पर्याप्त लाभ होना यह भी एक अत्यंत स्पष्ट और निर्विवाद तथ्य है। और बड़े उपकरणों पर बहुत अधिक लाभ होना यह भी एक स्पष्ट और महत्वपूर्ण तथ्य है, और वही योजना है, वही रणनीति है जिसे हम सफलतापूर्वक अपना रहे हैं। कई कंपनियां जो स्टार्टअप के रूप में स्थापित होती हैं, वे भी छोटे नई पीढ़ी के एयरशिप बनाती हैं। वे अपनी आर्थिक मॉडल इस पर आधारित करती हैं कि छोटे उपकरण कंपनी के गठन की प्रक्रिया यानी खुद स्टार्टअप की लागत को वसूल लेंगे, और यही उसे तुरंत घाटे में डाल देता है। इसलिए यहाँ हर कोई छोटे नई पीढ़ी के एयरशिप नहीं बनाता और न ही उन्हें लॉन्च करता है। ये स्वाभाविक है। अच्छी बात है कि हमने आपस में मिलकर पूरे क्षेत्र को व्यापक रूप से देखा। इसीलिए रणनीति यह है छोटे उपकरणों पर कीमतों में डंपिंग करना और फिर बड़े उपकरणों पर उसकी भरपाई करना। क्योंकि उदाहरण के लिए जिस कीमत पर नई पीढ़ी के एयरशिप नोवा 45 यानी लगभग 10 टन वाले बेचे जाएंगे, वह बाजार में ऐसी है कि एक साल का सीरियल उत्पादन और उनका निर्माण सभी निवेशों को कई गुना अधिक वापस दिला देगा, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। यहाँ आपको कोई असाधारण बुद्धिमत्ता या कोई गजब के बिजनेस प्लान लिखने की ज़रूरत नहीं है। नई पीढ़ी के एयरशिप यह एक अनोखा परिवहन साधन है जिसकी क्षमताएं भी अनूठी हैं। अगर इसे अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया गया और स्पष्ट बाजार कीमतों पर बेचा गया
तो यह निश्चित रूप से गर्मागर्म बिकेगा ही। वैसे मैंने खुद भी कुछ विशिष्ट गणनाएं देखी हैं, मुझे नहीं पता हम उन्हें प्रकाशित नहीं करते बस इसलिए क्योंकि वे हमारे उपकरण नहीं हैं। शायद हमारे लिए यह तर्कसंगत होगा कि हम वे गणनाएं प्रकाशित करें जो अटलांट के लिए भी की गई थीं। मैंने उदाहरण के लिए ये गणनाएं देखी हैं। ऐसी आर्थिक मॉडलें हैं जो ये दिखाती हैं कि नई पीढ़ी के एयरशिप बनाना और अमीर बनना संभव है। अगर इन्हें सार्वजनिक करना ज़रूरी है तो चलो इन्हें सार्वजनिक कर देते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं और बहुत सारे गहन शोध भी हैं। वही मॉस्को एविएशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पर भी तो अर्थशास्त्र का एक विशेष विभाग है। इस विभाग में हमारे बहुत ही अनुभवी और जाने माने परिचित विशेषज्ञ काम करते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी के एयरशिप के सीरियल प्रोडक्शन के लिए एक विस्तृत बिजनेस प्लान को स्वचालित रूप से बनाने के लिए एक अलग और उन्नत प्रोग्राम भी सफलतापूर्वक लिखा है। यानी सिर्फ गणितीय मॉडल ही नहीं है बल्कि बिजनेस प्लान लिखने के लिए सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा जब तक खुद एयरशिप नहीं है। अलेक्जेंडर निकोलाएविच किरिलिन के पास भी नई पीढ़ी के एयरशिप को ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम में लागू करने पर बहुत सारे महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक रिसर्च और अध्ययन हैं। वहाँ भी मुनाफा ट्रिलियनों अरबों में है। ऐसी विशाल और अकल्पनीय रकमें हैं जिनके बारे में बात करना भी बहुत मुश्किल है और उन्हें अपने दिमाग में कल्पना करना भी अत्यंत कठिन है। अगर संक्षेप में कहें तो ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। अलेक्जेंडर निकोलाइविच किरिलिन की एक किताब है, एक मोनोग्राफ। आप उसे इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपको सब कुछ तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने पहला ये छोटा सा डिरिजेबल नोवा 01 बनाया। हम इसे बनाने की योजना भी नहीं बना रहे थे। यह नई पीढ़ी के एयरशिप नोवा 2 की एक छोटी मॉडल के रूप में बन गया। हमने ये दिखाया कि वह उड़ सकता है और इन छोटे छोटे विज्ञापन उपकरणों के लिए एक ग्राहक भी मिल गया। हमने ऐसी ही उम्मीद की थी, लेकिन हम समझते थे कि ऐसा ही कुछ होगा। क्या हम इन्हें उचित कीमतों पर सीरियल उत्पादन के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। सब कुछ गणना कर लिया गया है। हम इससे कितना कमाएंगे? खैर, जाहिर है कि हम कमाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, छोटे उपकरणों पर मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन खुद ये प्रक्रिया कि हम पहले ही व्यापार में शामिल हो जाएंगे और कुछ न कुछ लाभ कमाएंगे, ये दिखाएगा कि हम बाजार में हैं और हम न केवल तकनीकी रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी इस समस्या को हल करने में सक्षम हैं। अगर उपकरण बड़े होंगे तो सब कुछ वही रहेगा। वह विशेष ग्राहक जो 8000 घन मीटर क्षमता वाले उपकरणों के लिए आया है, उसे शर्तियां तौर पर एक पूरा बेड़ा चाहिए। स्वाभाविक है, इन उपकरणों के विकास और सीरियल उत्पादन के दौरान उसमें हमारा लाभ भी शामिल होगा। इस उपकरण पर लाभ का आकार पहले से ही इतना अधिक और महत्वपूर्ण होगा कि अगर छोटे उपकरण में लाभ प्रतिशत में एकल अंकों से लेकर दर्जनों प्रतिशत तक रखा जा सकता है, तो यहाँ इस बड़े उपकरण में यह पहले से ही दर्जनों प्रतिशत तक आसानी से पहुँच जाएगा। मालवाहक उपकरणों में सैकड़ों, अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों प्रतिशत तक हो सकता है। बिजनेस प्लान शब्द जानो, ऐसा है जैसे कि बहुत घिसा पिटा हो गया है। जैसे सब लोग इसे किसी मंत्र की तरह दोहराते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं कि यह क्या है। एक ठोस व्यापारिक लक्ष्य होता है। अब एक ठोस ग्राहक सामने आया है जो कहता है, मुझे इतने इतने उपकरण इस मात्रा में इस समय तक चाहिए। बस अब आप जो चाहें उसकी योजना बना सकते हैं। बिजनेस प्लान मुख्य रूप से ऐसा है जैसे कि तुम उस कहानी को जानते हो जब तुम ऐसे बाजार में पहुंचते हो जो पहले से ही संतृप्त है और वहां तुम कुछ चालाकी से नया करने की कोशिश करते हो। कहीं खर्चों को संभालना, कहीं सप्लाई का ध्यान रखना, कहीं यह कहीं वह, पांचवां दसवां, और उम्मीद करते हो कि शायद कुछ चल निकले। या फिर जब तुम्हारे पास ऐसे आदर्श हालात होते हैं जब तुम्हें पता होता है कि कल क्या होगा, एक चीज़ दूसरी तीसरी की कीमत कितनी होगी, तुम्हारे पास कितना होगा, वगैरह वगैरह। और हमारे पास तो आदर्श हालात हैं। सबको नई पीढ़ी के एयरशिप चाहिए, लेकिन नई पीढ़ी के एयरशिप हैं ही नहीं। और हम सीधे शब्दों में कहें तो अब इस बाजार में नियम बनाने वाले बनने जा रहे हैं। और ये तो साफ है कि अजीब हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों को डरा देंगे। जैसे कि हाँ, अगर कोई तुम्हारे लिए नई पीढ़ी के एयरशिप नहीं बनाएगा तो मैं उसे ट्रिलियन अरब में बेच दूंगा। ऐसा व्यवहार करना जाहिर है सही नहीं है। जैसा कि हमने कहा था, या जैसा मैंने पहले कहा था कि डिरिजेबल का बाजार बन चुका है, मतलब एविएशन डिरिजेबल का। सब कुछ बहुत महंगा है, लेकिन हमारे पास इसे फिर से जीवित करने का मौका है, कीमत कम करके और बस दुनिया को हवाई जहाज़ों से भरकर। और कमाई की चिंता मत कीजिए। अगला सवाल नई पीढ़ी के एयरशिप के बारे में है। क्या इसे असल में देखा जा सकेगा? क्या कोई प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, वे निश्चित रूप से होंगे। कब, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस आने वाली गर्मी में सबसे अधिक संभावना है कि हम इसे ज़रूर करेंगे। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कि सबसे चालाक लोग पहले ही आ चुके हैं। हाँ, अभी हम अपने अफ्रीकी साझेदारों के साथ कुछ फुटेज दिखा सकते हैं जो आखिरकार परीक्षणों में शामिल हुए थे। हाँ, बस ऐसा ही।
स्वाभाविक रूप से हमने उन्हें आने दिया, चूंकि वे आ ही गए थे, लेकिन फिर भी ये फैक्ट्री के परीक्षण थे और आप जानते हैं कुछ भी हो सकता था। वहाँ सब कुछ योजना के अनुसार नहीं था, लेकिन कुल मिलाकर हमें क्या छुपाना, अगर कुछ योजना के अनुसार नहीं होता तो वह वैसे भी समझ में आ जाता। बस खुद प्रक्रिया को, हाँ, हमें इसी प्रदर्शन को व्यवस्थित करना है। मतलब हमारे यहाँ उत्पादन प्रक्रिया अभी भी पूरी तरह से चल रही है और इस महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के बीच में किसी भी प्रकार का ध्यान भटकाना और कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन करना हम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। इसीलिए हम इसे अलग से एक तरह के मिनी शो की तरह आयोजित करेंगे। जब हमारे इस छोटे से उपकरण पर सभी आवश्यक परीक्षण पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे और जब इसका नियमित उड़ान भरने का सिलसिला अंततः शुरू हो जाएगा, तब हम एक अलग स्थान पर एक अलग कार्यक्रम के साथ आयोजन करेंगे, जहां सब कुछ बहुत ही सोच समझकर सुरक्षित और अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा। और तब हाँ, बिल्कुल यह करना चाहिए। आइए, देखिए और जानिए। एक और सवाल है कि क्या हमें कज़ाकिस्तान में इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की प्रदर्शनियों में भाग लेना दिलचस्प लगता है? नहीं, शायद नहीं। मेरा मानना है कि आकाश में उड़ते हुए वास्तविक विमान ही सबसे अच्छी प्रदर्शनी है। तो अगर कोई एरोनोवा को कहीं आमंत्रित करना चाहे तो उनसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? देखो, वास्तव में ये सवाल तो ऐसा लग रहा है जैसे ये पिछले प्रोजेक्ट एलएलसी सोवेलमाश के लिए ही पूछा गया हो, है ना? वैसे यहाँ कोई स्पष्टता नहीं है। मेरा मानना है कि यहाँ सीधे एरोनोवा या सीधे एलएलसी सोवेलमाश से संपर्क करना सही रहेगा। जो भी चीज़ लाभ पहुँचा सकती है वह निश्चित रूप से दिलचस्प है। हमें किसी आम प्रदर्शनी की बजाय किसी विशेष प्रदर्शनी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, देखो, हम सिर्फ औपचारिकता के लिए भी कुछ प्रदर्शनियों में भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रदर्शनियाँ मुख्य रूप से ग्राहक खोजने के लिए आयोजित की जाती हैं। और नई पीढ़ी के एयरशिप की बात करें तो यह अपने आप में एक विज्ञापन बैनर है। इससे बेहतर बैनर कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि यह विशाल आकार में आपके सिर के ऊपर आसमान में होता है। और हमने तो छोटे एयरशिप पर भी यह समझ लिया कि यह सच में काम करता है और हमारी रणनीति कुल मिलाकर सही है। उन प्रदर्शनियों में जाकर किसी को कुछ बताने या वादे करने की क्या ज़रूरत है? इसे बस आसमान में उड़ा दो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। दूसरा संस्करण नोवा 01 भी उसी स्तर की तैयारियों में होगा। क्या इसे प्रमाणित किया जा सकता है? उड़ानों और व्यावसायिक संचालन के लिए अनुमति मिल सकती है? क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई है? फिलहाल छोटे आकार के ड्रोन के लिए एक ऐसी विशेष प्रक्रिया मौजूद है जिसके तहत घोषणात्मक तरीके से, यानी बिना किसी जटिल परीक्षण के, बिना चालक के उड़ने वाले इन यानों को आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है और उन्हें कानूनी रूप से उड़ान भरने की अनुमति दी जा सकती है। तो हाँ, इसे प्रमाणित किया जाएगा और व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग करने की योजना है उन ग्राहकों द्वारा जिन्होंने आकर कहा कि वे खुशी खुशी इसका एक बैच खरीदेंगे और इन्हें विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ऐसे और भी कई ग्राहक हैं जो इन्हें अपनी निगरानी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर हम इन सभी के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं और प्रणालियां तैयार करेंगे। यानी हमारा मुख्य लक्ष्य है कि इस आने वाली शरद ऋतु तक इन सभी महत्वपूर्ण सवालों को पूरी तरह से सुलझा लिया जाए। नोवा 01 परीक्षणों में तेज़ी से उड़ता है। क्या आप उड़ान जानकारी साझा कर सकते हैं? अधिकतम गति, ऊंचाई, भार, क्षमता आदि। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 किलोमीटर तक है और इसकी अधिकतम गति लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन हमने अभी तक इसे इस पूरी गति तक नहीं पहुंचाया है, क्योंकि परीक्षणों की एक निश्चित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है, अधिकतम गति पर, कठोर लैंडिंग पर और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षणों पर आदि। और ये सभी परीक्षण कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में किए जाते हैं, जो कि स्वाभाविक और स्पष्ट कारणों से है, क्योंकि मूल्यवान उपकरण खो जाने का गंभीर खतरा रहता है। ये बाराजिंग मोड में 20 किलोग्राम तक के उपयोगी भार के साथ आसानी से उड़ सकता है। जब ये 20 किलोग्राम का भार लेकर आराम से बाराजिंग करता है, यानी यह अधिकतम गति से नहीं दौड़ता, बल्कि बस धीरे धीरे एक निर्धारित क्षेत्र में चक्कर लगाता है या किसी एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रहता है, तो यह ऐसे मोड में वहाँ 10 घंटे तक आसानी से रह सकता है। उस विशेष मोड में जब वह 20 किलोग्राम का भारी भार लेकर अपने मुख्य प्रोपेलर को पूरी ताकत और अधिकतम शक्ति पर चला देता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार से कहीं जाता है, तो उसकी बैटरी तुरंत ही खत्म हो जाएगी और वह अधिकतम 150 किलोमीटर तक ही उड़ पाएगा। संभवतः वह भी तब जब हवा बिल्कुल शांत हो। अगर पीछे से हवा है तो और ज़्यादा उड़ जाएगा, अगर सामने से हवा है तो कम दूरी तय करेगा। समझ गया? तो लेकिन नोवा 01 व्यावसायिक उपयोग के लिए नहीं है। जो मॉडल व्यावसायिक रूप से बनाया जाएगा वह थोड़ा तेज़ होगा, उसमें और भी ज़्यादा बैटरियां लगाई जाएंगी। कुल मिलाकर
उसके बारे में हम बाद में बताएंगे जब उसे असेंबल कर लेंगे। बताइए, नई पीढ़ी के एयरशिप का बगल से चलने वाली हवा में व्यवहार कैसा होता है? किस हवा में वह एक जगह टिक सकता है? उड़ान की गुणवत्ता कितनी प्रभावित होती है और किस हवा में उड़ान के लिए मौसम अनुपयुक्त हो जाता है? देखो, आसमान में वह किसी भी हवा में आसानी से रह सकता है। वह यूं कहें हवा के मुकाबले बिल्कुल शून्य गति पूरी तरह से वास्तव में ले सकता है, चाहे हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी क्यों न चल रही हो। अगर वह इस हवा के साथ साथ चलता है तो उसे कोई डर नहीं है, बशर्ते हवा अनुकूल हो। अगर उसे किसी एक निश्चित बिंदु पर स्थिर रूप से टिके रहना है तो उसकी अधिकतम अनुमानित गति लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब तक हवा की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है, वह अपनी नाक हवा की दिशा में रखकर और प्रोपेलरों से आसानी से उसी बिंदु पर टिक सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि वह ऐसा ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि यह विशेष उपकरण बैटरियों के कारण सीमित है। इसे इसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया था। अगर उसे आगे बढ़ना है और हवा बगल से आ रही है तो यह स्पष्ट है कि वह किसी कोण पर ही आगे बढ़ेगा। यानी वह बिल्कुल सीधे नहीं उड़ पाएगा, बल्कि वह थोड़ी नाक हवा की दिशा में करके चलेगा। असल में नई पीढ़ी के एयरशिप हवा के साथ बिल्कुल एक पाल वाले जहाज जैसा महसूस होता है। जो लोग पाल वाली नाव चला चुके हैं वे समझते हैं कि पाल के सहारे आमतौर पर हवा के विपरीत दिशा में भी चलना संभव है, और नई पीढ़ी के एयरशिप को नियंत्रित करने की तर्क शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही है। यानी अगर हवा बगल से आ रही है तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए बस आपको मुख्य सिद्धांतों को समझना चाहिए, और या तो फुर्तीला होना चाहिए या सही एल्गोरिदम पता होना चाहिए। अब जाहिर है, अगर आप बस सीधे सीधे नई पीढ़ी के एयरशिप को हवा के सामने साइड में खड़ा कर देंगे तो उसे बहुत तेज़ी से हवा उड़ा ले जाएगी। लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? ज़मीन पर उसे फ्लिगिंग करनी चाहिए, यानी अपनी नाक को हवा की दिशा में घुमाना चाहिए, और ऊपर जब वह वहाँ होता है तो उसे भी सही और उचित स्थिति लेनी चाहिए, सही दिशा का सावधानीपूर्वक चुनाव करना चाहिए, और मौसम की हवा की स्थिति के अनुसार स्वयं को सावधानीपूर्वक समायोजित करना चाहिए। छोटे नई पीढ़ी के एयरशिप में शायद 15 मीटर प्रति सेकंड तक की हवा में आसानी से उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। जितना बड़ा नई पीढ़ी का एयरशिप होगा, उसकी क्षमताएं उतनी ही अधिक होंगी। आमतौर पर बड़े नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए 35 मीटर प्रति सेकंड की हवा में उड़ान और लैंडिंग की योजना बनाई जाती है। ये तूफान है जिसमें घरों की छतें उड़ जाती हैं, और नई पीढ़ी के एयरशिप की मुख्य समस्या ये पृथ्वी के पास संचालन है। यह खास तौर पर उड़ान भरना और उतरना है, क्योंकि जब वह ऊपर होता है तब फर्क नहीं पड़ता कि हवा कैसी है। अगर तुम्हें थोड़ा इधर उधर उड़ा भी दिया तो थोड़ा घूमकर, रास्ता बदलकर, शर्तिया तौर पर घूमकर निकल सकते हो। लेकिन जब तुम्हें किसी खास जगह या प्लेटफॉर्म पर उतरना होता है तब हवा वाकई में समस्या पैदा करती है। बड़े नई पीढ़ी के एयरशिप लगभग 30, मान लीजिए थोड़ा कम कहूँ तो मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार में, छोटे एयरशिप 15 मीटर प्रति सेकंड की हवा में भी उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं, और ये काफ़ी तेज़ हवा होती है। ये हम देखेंगे कि व्यवहार में ये कैसा रहता है, क्योंकि पहले जब क्वाडकॉप्टर आए थे तो हल्की सी भी हवा उन्हें आसानी से पलट देती थी, लेकिन अब वे अपने आप ही बहुत आसानी से तेज़ हवाओं में भी उड़ सकते हैं। कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणाली, एल्गोरिदम, ये इस दिशा में थोड़ी अधिक आज़ादी देते हैं, और अब तक नई पीढ़ी के एयरशिप के साथ किसी ने भी कोशिश नहीं की है, लेकिन हम निश्चित रूप से कोशिश करेंगे और पहले से ही कर रहे हैं। देखेंगे कि दिमाग से लैस इस अद्भुत उड़ान साधन की गुणवत्ता कितनी बेहतर होती है। प्री स्टार्ट शेयरों के पुनर्वितरण का उन लोगों पर क्या असर पड़ता है जिन्होंने किस्तों में लिया था और समय पर उसे चुका नहीं सके या चुकाना नहीं चाहा? लेकिन यहाँ मैं वही जवाब दूंगा जो हमने शुरू से ही कहा था कि प्री स्टार्ट में प्रोजेक्ट में भागीदारी वास्तव में बहुत बड़ी विशेषाधिकार है, क्योंकि वहाँ बेहद फ़ायदेमंद शर्तें थीं और वे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थीं ताकि उसे सक्रिय रूप से शुरू किया जा सके, जो कि वास्तव में किया भी गया। साथ ही हमने यह भी कहा था कि ये हिस्सेदारी जो प्री स्टार्ट के दौरान बेची जाएंगी, भविष्य में इन पैकेजों को बढ़ाया नहीं जा सकेगा। अगर आप अपनी किस्तें छोड़ देते हैं और भुगतान नहीं करते हैं तो इन पैकेजों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। यानी वहाँ अपनी सख्त सीमाएं थीं जिनके बारे में हमने शुरू से ही बताया था, और इसके बावजूद कुछ लोगों ने किस्तों पर लिया और फिर किसी न किसी कारणवश उन्हें पूरा भुगतान नहीं किया। शुरुआती समझौते के अनुसार, जिसे हमने सार्वजनिक रूप से घोषित किया था, हमने इन हिस्सेदारियों को बिक्री के लिए रखा, वहीं से ये उपलब्ध हुई। इसीलिए अगर उदाहरण के लिए आपने अपनी किस्तें छोड़ दीं, भुगतान नहीं किया, दुर्भाग्यवश अब आप उसे वापस नहीं पा सकते। आपकी हिस्सेदारियां भी उन्हीं में थीं जिन्हें आज घोषित की गई प्रोमो ऑफर के तहत बिक्री के लिए रखा गया था।
तो अगर आपने हमारी ट्रांसमिशन देखकर अपना मन बदल लिया है तो अब आपके पास सिर्फ यही विकल्प है कि आप पहले चरण के तहत जाकर लें। शर्तें बहुत अच्छी हैं, प्रोजेक्ट की शुरुआत है तो आपके पास मौजूदा शर्तों पर भाग लेने के लिए अभी भी समय है। फेडिया, तुम्हारे लिए एक सवाल है हीलियम के बारे में, और ये कितनी जल्दी खर्च होता है? क्या कोई सटीक आंकड़े हैं? ऐसा लग रहा था कि कुछ प्रतिशत बताए गए थे। हाँ, कुल मिलाकर नई पीढ़ी के एयरशिप के रखरखाव की लागत की एक विस्तृत, व्यापक और पूर्ण गणितीय मॉडल है, जिसमें सब कुछ शामिल है, यहाँ तक कि पायलटों की सैलरी भी, जिससे यह स्पष्ट रूप से और अकाट्य रूप से प्रमाणित होता है कि बिना पायलट के एयरशिप का संचालन 2 गुना अधिक सस्ता है, अगर उससे भी कहीं ज़्यादा नहीं। ये मॉडल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत करती है और वास्तव में कुल लागत में से केवल 1 से 3% हीलियम की रिफिलिंग की लागत है। बाकी सभी तकनीकी कार्यों और रखरखाव की तुलना में, जैसे कि एक गाड़ी में नियमित रूप से सर्विसिंग करानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार ही ये एक आवश्यक प्रक्रिया है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नई पीढ़ी के एयरशिप में भी नियमित सर्विसिंग टीओ करानी पड़ेगी, और इस सर्विसिंग की कुल लागत में, खासकर उसमें हीलियम की लागत कुल मिलाकर अधिकतम 5% तक ही होती है, यानी ये वास्तव में बहुत ही मामूली खर्च है। और जहाँ तक लीकेज की बात है, हम अभी सबसे अच्छी फैब्रिक पर नहीं बल्कि साधारण फैब्रिक पर ही लीकेज माप रहे हैं, और फिर भी ये पूरी तरह से साबित हो रहा है कि लीकेज बहुत ही मामूली है और महीनों तक इसका पता भी नहीं चलता। रीफिलिंग की लागत भी कुल मिलाकर आपके पूरे सर्विसिंग खर्च के मुकाबले बहुत ही कम है, तो ये बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि आधुनिक सामग्रियां इतनी प्रभावी गैस रोकने वाली विशेषताएं हासिल कर चुकी हैं। अब आगे, और ये भी अच्छा है कि अब ड्रोन तकनीक आ गई है। इससे हम वहाँ अधिकांश खर्चों को हटा देते हैं। बाकी खर्चों पर भी अब भी काम करना बाकी है। इसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी स्थापना पर इन सर्विसिंग अंतरालों को हम काफ़ी बढ़ा रहे हैं। तो हाँ, बाकी खर्चों को भी सर्विसिंग में कम करना ज़रूरी है। हीलियम तो वैसे भी स्वीकार्य है। नई पीढ़ी के एयरशिप में बर्फ़ जमने की समस्या से कैसे निपटा जाता है, और कुल मिलाकर गीला या सूखा एयरशिप लोड क्षमता पर कितना असर डालता है? तो स्वाभाविक है कि नई पीढ़ी के एयरशिप को नमी नहीं सोखनी चाहिए, और इसके लिए केवल ऐसे ही सामग्री का चयन किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह उड़ नहीं पाएगा। अगर इतनी बड़ी सतह और इतने बड़े मात्रा में सामग्री नमी सोख ले तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए यह वास्तव में एक समस्या है। तो उसे अपने ऊपर से बर्फ़ भी गिरा देनी चाहिए, यानी उसे गर्म किया जाना चाहिए। गैस को भी। यह फिर से हमारी पावर यूनिट का काम है, जो बहुत अच्छी तरह से वॉल्यूम में गर्मी पैदा करती है। यानी यह स्थानीय रूप से बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है, बल्कि ये बहुत सारा गर्म, अच्छा और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हवा देती है। यानी उदाहरण के लिए, उन्हीं कारों में गैसें बहुत ज़्यादा गर्म होकर बाहर निकलती हैं, वहाँ सभी कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लाल हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। और यहाँ हमें बड़ी मात्रा में हवा की स्वीकार्य तापमान मिलती है, जिसकी सहायता से हम इतनी बड़ी मात्रा में गैस को आसानी से और प्रभावी ढंग से गर्म कर सकते हैं। तो ये सब उस पावर यूनिट की मदद से हल हो जाता है जिसे हम अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक नमी सोखने की बात है, स्वाभाविक है, जिन सामग्रियों से इसे बनाया गया है उन्हें किसी भी तरह की नमी नहीं सोखनी चाहिए। समझ में आता है, वहाँ बारिश, ओस वगैरह होती है, ये सब झटके, कंपन और अन्य तरीकों से उड़ जाती है। मुख्य बात यह है कि हाँ, वह बर्फ़ से न ढके, उसे गर्म रखा जाए और स्वाभाविक रूप से वह नमी न सोखे, क्योंकि अगर वह नमी सोखता है तो उसमें फफूंदी लग जाती है। अगर फफूंदी लगती है तो उसकी यांत्रिक और गैस रखने की क्षमताएं खराब हो जाती हैं। यानी ऐसा नहीं होने देना चाहिए। क्या ऐसे कोई नियम या विनियम हैं जिन्हें नई पीढ़ी के एयरशिप में व्यक्ति को ऊपर ले जाने के लिए पूरा करना है? ऐसे नियम हैं। यान को प्रमाणन प्रक्रिया से गुजरना होता है। ज़रूरी नहीं कि वह टाइप सर्टिफिकेशन हो, वह एकल नमूने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। ये सब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे देश में कई शौकिया निर्माता हैं जो अपने खुद के ऑन्टोजायरो और छोटे विमान बनाते हैं। वे आसानी से ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें बोर्ड नंबर मिल जाते हैं और वे उड़ान भरते हैं। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति से उसे बोर्ड पर लेने के लिए पैसे लेते हैं तो यान बनाना ज़्यादा जटिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कानून के अनुसार टाइप सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यह एक गंभीर प्रक्रिया है, लेकिन नई पीढ़ी के एयरशिप बनाना, जिसमें लोग अपनी इच्छा से और मुफ्त में उड़ सकते हैं, यह एक जानी पहचानी और ज़्यादा कठिन नहीं होने वाली प्रक्रिया है, और स्वाभाविक रूप से हमारा पहला यान भी इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। तो नई पीढ़ी के एयरशिप को बिजली गिरने से कैसे सुरक्षित किया गया है, और अगर ऑपरेटर से संपर्क टूट जाए तो उसके पास कोई कार्य योजना है?
बिजली से सुरक्षा किसी भी अन्य उड़ान यान जैसे विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य तकनीकी उपकरण की तरह ही है। यह सब पहले ही विकसित किया जा चुका है, इसमें कुछ नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है। नई पीढ़ी के एयरशिप में यह सुरक्षा शुरू से ही अंतर्निहित है, क्योंकि इसकी बड़ी सतह पर बहुत अधिक स्थैतिक बिजली जमा हो जाती है, जिसे कहीं न कहीं निकालना पड़ता है, और यही सब कुछ पूरी प्रणाली में संयोजित है। और सौभाग्य से हमारे विशेषज्ञों के पास अपना बहुत सारा अनुभव है। उन्होंने तो बहुत ही शानदार और अविश्वसनीय कहानियाँ भी सुनाई हैं। मैं अभी उसे ठीक-ठीक दोहरा नहीं सकता, लेकिन कुल मिलाकर नई पीढ़ी के एयरशिप में इतनी ज़्यादा स्थैतिक बिजली जमा हो जाती है कि वह रात में भी चमक सकता है। जब उस पर कोरोना डिस्चार्ज होने लगते हैं, जो स्वाभाविक रूप से उपकरणों को नुकसान पहुंचाते हैं, और तकनीक को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर से सौभाग्य से हमारे पास एक विभाग है जो आंतरिक उपकरण निर्माण का काम करता है, और वे इन सब चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और शुरू से ही सभी सुरक्षा उपाय शामिल कर देते हैं। इसके अलावा हम खुद गैस को आयनित करने जा रहे हैं, यानी हम लगभग अपनी खुद की बिजली नई पीढ़ी के एयरशिप के अंदर बना रहे हैं, और ये सब शुरू से ही तय है। उपकरणों को इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि वे सुरक्षित रहें, नई पीढ़ी के एयरशिप सुरक्षित रहें। अब सवाल का दूसरा हिस्सा। अगर ऑपरेटर से संपर्क टूट जाता है तो क्या होगा? स्वाभाविक रूप से वह वही उड़ान कार्य करेगा जो आखिरी बार ऑनबोर्ड कंप्यूटर में सेव हुआ था, या फिर यह कोई आपातकालीन उड़ान कार्य होगा जो संपर्क टूटने या डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में सक्रिय हो जाएगा। लेकिन ये वही एल्गोरिदम है जो हम उसमें डालते हैं, वही वो पूरा करेगा। अगर उसकी कनेक्शन टूट जाती है तो वह जल्दी से मॉनिटरिंग करता है, इंजन सही है, सब कुछ ठीक है, माहौल ठीक है, तो वह उड़ान से जुड़े कार्यों को करना जारी रखता है। उदाहरण के लिए, अगर उसमें ऐसा एल्गोरिदम डाला गया हो, उसमें घर लौटने का एल्गोरिदम भी डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर उसके पास उड़ान का कोई कार्य है, जैसे अभी उदाहरण के लिए वो उड़ रहा है और ये परीक्षण उड़ानें हैं, यानी कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ परीक्षण उड़ानें हैं। अभी परीक्षण उड़ानों के दौरान अगर कनेक्शन टूट जाता है तो वह सभी इंजन बंद कर देता है, सब कुछ पूरी तरह से बंद कर देता है और बस धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगता है। यहाँ आप इसमें घर वापसी का विकल्प डाल सकते हैं या उड़ान कार्य को जारी रखने का विकल्प भी डाल सकते हैं। कुल मिलाकर सब कुछ सिर्फ उस विशेष क्षण और उस विशेष कार्य पर निर्भर करेगा कि वह अब भी हवा में क्या कर रहा है। फिलहाल तो बस सब कुछ बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हम हवाई अड्डे के क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे हैं। हवाई अड्डे की सीमा के बाहर अगर वह ऐसी स्थिति में उड़ान भरता है तो बटन दबाने पर वहाँ एक विशेष झिल्ली जल जाती है और वह और भी तेज़ी से नीचे उतरना शुरू कर देता है, लेकिन आमतौर पर बात वहाँ तक नहीं पहुँचती। किसी भी स्थिति में जब हम हवाई अड्डे की सीमा के बाहर उड़ान भरेंगे तो वह उड़ान कार्य के अनुसार हवाई अड्डे पर लौटकर वहीं उतर जाएगा। और फिर जब हम कोई मिशन पूरा करेंगे, जैसे कि कोई व्यावसायिक मिशन बिंदु ए तक पहुंचना, तो वह बस वहीं तक जाता रहेगा, बस इतना ही। क्या एयरशिप के पास ऐसे क्षेत्रों की डिजिटल मानचित्रण है जिसमें प्रतिबंधित क्षेत्र जैसे कि बिजली की लाइनें, रनवे आदि शामिल हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास कंप्यूटर विजन है, जिससे ये खुद समझ जाता है कि यह कोई बाधा, रुकावट या कुछ और है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस कंप्यूटर विजन प्रणाली को अभी थोड़ी और गहन ट्रेनिंग की अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आजकल लगभग हर आईटी क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्र इस महत्वपूर्ण काम को बहुत ही सक्रियता से कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी गंभीर समस्या नहीं है, इसलिए आंतरिक नक्शे बनाना शायद बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ ऑन बोर्ड पहले से ही पूरी तरह से मौजूद रहेगा। अगर इसका कंप्यूटर काम कर रहा है तो इसका विजन भी काम कर रहा है, और अगर विजन काम कर रहा है तो ये किसी भी वस्तु को पहचान लेगा और उसके चारों ओर से उड़ जाएगा। क्या इसे किसी नक्शे में डालना ज़रूरी है ताकि यह बिना देखे उड़ सके? शायद किया जा सकता है। क्या हम ऐसा करेंगे? अगर कोई आसान और शानदार तरीका मिला कि ये कैसे किया जाए तो हम ज़रूर करेंगे। कठोर एयरशिप के निर्माण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाएगा और क्यों? क्या कंपोजिट सामग्री का उपयोग करना समझदारी होगी? देखिए, हर चीज़ की अपनी एक उपयुक्तता होती है। उदाहरण के लिए, अभी तक जो भी हम बना रहे हैं उसमें सब कुछ फिट हो जाता है, सब कुछ एल्यूमिनियम से बन जाता है। सिर्फ उत्पादन की लागत ही स्पष्ट है, और इसकी उत्कृष्ट विशेषताएं भी उन्हीं उन्नत कंपोजिट सामग्रियों से किसी भी तरह कम नहीं है। इनकी गति अत्यधिक है और तकनीकी प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन कुछ विशिष्ट हिस्से ऐसे हैं जिन्हें केवल कंपोजिट से ही बनाना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण निर्णय डिज़ाइनर ही लेते हैं। हम एल्यूमिनियम से उस विशेष कंपोजिट को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, तो फिर ऐसे में कंपोजिट का उपयोग करना ही सबसे सही और उचित विकल्प है। और जहाँ तक बड़े कठोर एयरशिप को किस सामग्री से बनाना है, इस पर अभी हमारे यहाँ विभिन्न शोध और गहन अध्ययन लगातार चल रहे हैं। अलग अलग सामग्रियों से बनी संरचनाओं की कई अवधारणाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें उन्नत कंपोजिट सामग्री भी शामिल है। अभी मॉडलिंग की जा रही है, एक निश्चित फ्रेम का मॉडल तैयार किया जा रहा है, उस पर लोड डाला जाता है और उसकी विशेषताओं को देखा जाता है। उदाहरण के लिए, एक ही तरह के तत्वों से अनगिनत विभिन्न संयोजन बनाए जा सकते हैं।
और अभी यह प्रक्रिया निर्माण लागत के मूल्यांकन के साथ साथ समानांतर चल रही है। यानी हम थोड़ी बहुत मजबूती की विशेषताओं से समझौता कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में लागत को 10 गुना तक कम कर सकते हैं। अर्थात यदि यह अद्भुत ताकत कहीं है तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से मिश्रित कोयले से बना एक विशाल हवाई पोत बना सकते हैं। सुनने में तो यह स्वाभाविक और बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्यों? हाँ, इसमें कोई न कोई महत्वपूर्ण सुविधा तो होगी ही। तो नोवा 8 की वहन क्षमता क्या है? 4 टन। योजनाओं में ब्लिम्प और कठोर फ्रेम वाले हवाई जहाज़ों दोनों का उत्पादन शामिल है। क्या आपको अपनी मौजूदा ताकत और संसाधनों के बर्बाद होने का डर नहीं है? गुडियर ने केवल ब्लिम्प बनाए, जेपेलिन ने केवल कठोर हवाई पोत बनाए। नहीं, हमें बिल्कुल भी डर नहीं है, बल्कि इसके ठीक विपरीत हमने इसे एक रास्ते के रूप में चुना है। छोटे हवाई पोत से लेकर बड़े और अधिक कठोर हवाई पोत तक जाना शायद एकमात्र सही और उचित निर्णय है, क्योंकि सीधे बड़ा कठोर हवाई पोत बनाना यह सोचिए, आप खिलाड़ियों की एक टीम इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, चलो सीधे ओलंपिक ही जीत लेते हैं। क्या आपने कम से कम एक भी मैच भी कभी वास्तव में खेला है? क्या आपस में तालमेल बैठा लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको कुछ अभ्यास और पर्याप्त अनुभव और बहुत कुछ वगैरह होना चाहिए। यानी बड़े कठोर हवाई पोत केवल एक निश्चित आकार से ही संभव है। यानी नोवा 35,000 घन मीटर से छोटे आकार में कठोर हवाई पोत बनाना व्यावहारिक नहीं है। वे निश्चित रूप से नरम ही होंगे। और एकदम से नोवा 35,000 या उससे बड़े आकार का बनाना भी कोई तुक नहीं है, और अभी तो यह करना संभव भी नहीं है। इसे डिज़ाइन करना और बनाना पड़ेगा। हम अभी सब कुछ रोक सकते हैं। 3 साल तक सिर्फ निर्माण कार्य में लग जाएं। आपको कैसा लगेगा? एक भी यंत्र हवा में नहीं उड़ पाएगा। ये तो सही रणनीति नहीं लगती। इसलिए रणनीति यह है कि बिखरना नहीं है, बल्कि छोटे से बड़े की ओर क्रमिक विकास करना है। एक जगह रुकना नहीं है, सबको दिखाना है, सबको ये प्रदर्शित करना है कि हमारे यंत्र उड़ रहे हैं, यंत्र उपयोगी हैं। प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करना है और आगे बढ़ते रहना है। क्या हम इस बात पर नज़र रखते हैं कि कहीं प्रतियोगी हमें पीछे न छोड़ दें? भगवान उन प्रतियोगियों को ताकत दे, वे पैदा हों और हमें पीछे छोड़ दें। ये बाजार बहुत विशाल है, और वायु वहन क्षेत्र में भी अब उसे एक ऐसा चुनौतीपूर्ण समय झेलना पड़ेगा। यानी एक बार फिर पूरी दुनिया में एयरशिप्स की आवश्यकता को निश्चित रूप से सिद्ध करना होगा, और यह जितनी जल्दी संभव हो पाएगा हमारी कंपनी के लिए उतना ही अधिक अच्छा होगा। तो सबको बनाने दो, सबको उड़ने दो। हर किसी के पास निश्चित रूप से कोई ना कोई समझ है, कोई आंतरिक ग्राहक है। जैसे कि चीनी लोग, वे अभी अपने घरेलू बाजार के लिए काम कर रहे हैं, छोटे छोटे पर्यटन यंत्र बना रहे हैं, और वे इस दिशा में बहुत ही सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। जर्मन लोग तो ये काम काफ़ी समय से कर रहे हैं। अपने जेपेलिन, ये नरम एयरशिप्स जिनमें अंदरूनी फ्रेम होता है, वे पर्यटन के लिए बनाते हैं, और ठीक है, वे तो इन्हें गुडईयर के नाम से बेचते हैं। अमेरिका में एबीसी कंपनी भी अपने घरेलू बाजार पर केंद्रित है, लेकिन कोई भी बड़े परिवहन एयरशिप्स बनाने के रास्ते पर नहीं जा रहा है। देखिए, सर्गेई ब्रिन ने भी यह स्पष्ट रूप से इशारा किया था कि वह यह कार्य करेगा, और उसने सच में एक बहुत बड़े पैमाने से ही शुरुआत की, लेकिन उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा और अपेक्षित नहीं रहा। यह पूरी प्रक्रिया इतनी अधिक तेज नहीं है कि अचानक से हम कहीं से भी प्रकट हो जाएं। हम, मेरी समझ में, ऐसे इकलौते उत्साही लोग हैं। कुल मिलाकर सभी कंपनियों की टीमें जानी पहचानी हैं। वे जिन परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं वे भी स्पष्ट हैं। सभी को शुभकामनाएं। आइए मिलकर काम करें और देखें कि इस महत्वपूर्ण सहयोग का क्या परिणाम निकलता है। हीलियम ब्रह्मांड में 24% है और हाइड्रोजन 75%। तो क्या नई पीढ़ी के एयरशिप को हीलियम से भरना मजाक नहीं है? क्या हम खुद ब्रह्मांड का विरोध कर रहे हैं? सवाल क्या है? शायद। ऐसा लगता है जैसे हाइड्रोजन ज़्यादा ही प्रचलित है। उनके लिए सब ठीक है, और वैसे भी जब वह हवा के साथ मिल जाता है तो अच्छी तरह से फट भी जाता है। स्वाभाविक है, बिना पायलट वाले स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप्स हाइड्रोजन पर चलेंगे, लेकिन हीलियम बेहतर है। क्यों? मैं उन सभी मॉडलों से परिचित होना चाहूँगा जिनका आज जिक्र किया गया था। हम अभी कंपनी की वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, नाम है एरोनोवा। वहाँ सभी मॉडल्स और ढेर सारी दिलचस्प चीज़ें होंगी। कृपया थोड़ा और इंतज़ार करें। हम इस दूसरे चरण के दौरान भी इसे निश्चित रूप से लॉन्च करेंगे। और नोवा 01 का वज़न, उसकी कुल मास क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर उसमें कोई उपयोगी भार नहीं है तो उसका वज़न निगेटिव होता है। वह उड़ने की कोशिश करता है, और उसकी मास गैस के बिना लगभग कुछ 105 या 108 किलोग्राम के आसपास निकली थी। इसमें खोल, बैटरी, इंजन, कंप्यूटर और पूरी संरचना, यानी सब कुछ शामिल है। अगर इसे बिना गैस के तराजू पर रखा जाए तो इसका वज़न लगभग 105-108 किलोग्राम होगा।
इसमें 110 क्यूबिक मीटर हीलियम भरा गया है, यानी इसमें अतिरिक्त तैराकी क्षमता है। 2-3 किलो हीलियम और निकाला जा सकता है, जिससे इसकी अतिरिक्त तैराकी क्षमता और बढ़ जाएगी। और उपयोगी भार इसकी तैराकी क्षमता को नकारात्मक बना देता है। इसे उठाने की क्षमता के 10% तक लाया जा सकता है। वैसे तो इसे और भी ज़्यादा किया जा सकता है बेशक, लेकिन ख़ास तौर पर इस पर उठाने की क्षमता का 10% लगभग 11 किलोग्राम होता है। साथ ही हमारे पास ऊपर की ओर खींचने वाली अतिरिक्त क्षमता भी है, तो कुल मिलाकर यह 15 से 20 किलोग्राम हो जाता है। कुल मिलाकर इसमें एक बहुत ही उपयोगी भार है, जिसे यह अपने साथ आसानी से ले जा सकता है। एक बार फिर हाँ, ये इतना बड़ा और विशालकाय एयरशिप है कि इसका खुद का वजन लगभग 100 किलोग्राम है और यह केवल 20 किलोग्राम तक का ही भार उठा सकता है। सुनने में ये थोड़ा बुरा लगता है, मैं मानता हूँ। ये सुनने और देखने में कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगता, लेकिन इसके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फायदा है। ये इतनी अधिक उपयोगी भार के साथ घंटों तक, बल्कि दर्जनों घंटों तक भी हवा में आसानी से रह सकता है। ये निगरानी जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है और इसी तरह के अन्य आवश्यक कामों के लिए भी। लेकिन मेरी मुख्य बात यह थी कि जितना बड़ा और विशालकाय एयरशिप होगा, उसकी दक्षता उतनी ही अधिक होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि जितना अधिक भार वह अपने साथ ले जाएगा, उसका खुद का वजन उतना ही कम होगा और यह महत्वपूर्ण संतुलन लगातार बदलता जाता है। यानी बड़े एयरशिप कहीं अधिक प्रभावी और निश्चित रूप से बहुत अधिक उपयोगी होंगे। तो लगता है यह आखिरी सवाल है। कुछ और सवाल हैं जिनका मैं खुद जवाब दूंगा, उन पर जल्दी से नज़र डालूंगा। ठीक 2 घंटे में मुझे लगता है आज हम समय पर समाप्त कर लेंगे। क्या हीलियम को माइक्रोवेव से गर्म करने का विचार था? क्या इस विचार को छोड़ दिया गया है? नहीं, इस विचार को अभी तक पूरी तरह से नहीं छोड़ा गया है। वर्तमान में 2 मुख्य प्रकार की हीटिंग विधियां मौजूद हैं। एक है माइक्रोवेव हीटिंग और दूसरा तरीका जो थोड़ा अधिक जटिल है। कुल मिलाकर नैनोसेकंड मोड में शॉक आयनाइजेशन इन दोनों को हीटिंग के रूप में माना जाता है, बस थोड़ा अलग तरीके से कार्य करते हुए। अभी दोनों ही सेटअप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और इग्निशन के लिए प्रयोगात्मक परीक्षण लगातार जारी है। मैं इसे हीलियम का इग्निशन कहता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। वह आयनित होता है और हम इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पैरामीटर, विशेषताएं और अन्य संबंधित जानकारी मापते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें विशिष्ट पैरामीटरों पर एक स्पष्ट और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए, ताकि हम इसे पूरी तरह से समझ सकें और इसकी वास्तविक उपयोगिता को भलीभांति जान सकें। दोस्तों, यहाँ कुछ अन्य सवाल भी हैं जो सीधे तौर पर एयरशिप्स के बारे में नहीं हैं। मैंने उन्हें एक साथ रखा है और अब मैं उन पर विस्तार से जवाब देता हूँ। तो पहला सवाल, यहाँ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया है। निकट भविष्य में निश्चित रूप से कोई नया प्रोजेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल, कुछ आइडियाज़ पहले से हैं, जिनमें से कुछ एरोनोवा के दायरे में भी हैं। ऐसे विचार हैं जो आगे चलकर अलग प्रोजेक्ट्स के रूप में भी विकसित हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल टीम की सारी ताकत, चाहे वह सोलर ग्रुप हो, एरोनोवा हो या इन कंपनियों में किसी भी तरह से काम करने वाले लोग हों, सबका ध्यान एरोनोवा प्रोजेक्ट पर ही केंद्रित है। और सोलर ग्रुप निश्चित रूप से अभी भी एलएलसी सोविल मैश पर भी केंद्रित है, लेकिन नए प्रोजेक्ट के लिए शायद अभी थोड़ा जल्दी है। नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट की शुरुआत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। यहाँ अभी तक सभी खामियां दूर नहीं हुई हैं, अभी भी काम बाकी है, इसलिए सब कुछ धीरे धीरे होगा। जहाँ तक एलएलसी सोवेलमाश की बात है, तो एलएलसी सोवेलमाश के इर्द गिर्द जो सवाल हैं वे बिल्कुल एक जैसे हैं और मैं एक साथ सबका जवाब दे देता हूँ। तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि शेयरधारिता, शेयर प्राप्त करने और आंतरिक एक्सचेंज के बारे में क्या स्थिति है। आज सर्गेई सेमेनोव ने शुरुआत में ही इस सवाल पर काफ़ी सटीक और संक्षिप्त रूप से बात की थी, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ, यानी फिलहाल हम अनुपालन पर निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाएगा, यह कई महत्वपूर्ण घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला को शुरू कर देगा, जिसमें शेयरधारिता की प्रक्रिया भी पूरी तरह से शामिल है। अपनी ओर से सोलर ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रक्रिया के लिए काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है। अब निवेशकों के पास एक विशेष फंक्शनल के माध्यम से शेयरधारिता के लिए आवेदन करने का अवसर है। आप चुन सकते हैं कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्तिगत प्रबंधन में शेयर या सोलर ग्रुप के माध्यम से यह सब आपके लिए उपलब्ध है। ये वही है जो आप अब भी कर सकते हैं, ताकि काम को तेज़ किया जा सके और आपके साथ एक निवेशक के रूप में काम को आसान बनाया जा सके, ताकि जब सही समय आए तो आपके अनुबंध को बस लिया जा सके, आपके डेटा को लिया जा सके और तदनुसार वे सभी आवश्यक कार्रवाइयाँ की जा सकें जिन्हें आपने अपने व्यक्तिगत खाते के तहत चुना है। इसलिए यहाँ सब कुछ प्रक्रिया में है। जो हमें अपनी ओर से करना था हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के लिए बस थोड़ा समय की आवश्यकता होती है।
मूल रूप से आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आंतरिक एक्सचेंज के बारे में क्या? यहाँ भी बिल्कुल वही स्थिति है। आंतरिक एक्सचेंज उन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है जो हमारे यहाँ तभी वास्तव में हो सकती है जब अनुपालन पर अंतिम निष्कर्ष मिल जाए और अन्य आवश्यक घटनाएं भी पूरी हो जाएं, साथ ही अंत में पूरी फंडिंग भी पूरी हो जाए। केवल पूरी फंडिंग पूरी होने के बाद ही हमारे पास आंतरिक एक्सचेंज को शुरू करने का अवसर होता है। यहाँ भी लोग यही सवाल पूछते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ बदल रहा हो, लेकिन सवाल हमेशा एक ही है, शुरू से लेकर अब तक। पहले फंडिंग पूरी होगी, फिर आंतरिक एक्सचेंज शुरू होगा। इसलिए यहाँ भी हम पूरी तरह से एक समान हैं और हर बार आपके साथ यह स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सवाल बाकी न रहे। अब आगे बात करते हैं शेयरों के बारे में। मेरी समझ से ये दोनों प्रोजेक्ट्स से संबंधित है। हाँ, क्या आगे चलकर शेयर मॉस्को एक्सचेंज पर ट्रेड होंगे या केवल हमारे प्लेटफॉर्म पर? हमारे प्लेटफॉर्म पर शेयरों की ट्रेडिंग नहीं हो सकती, ये समझना ज़रूरी है। शेयरों की ट्रेडिंग केवल लाइसेंस प्राप्त एक्सचेंज ही कर सकता है। इसलिए अगर शेयरों की सार्वजनिक ट्रेडिंग शुरू होती है तो सबसे अधिक संभावना है कि रूस में यह मॉस्को एक्सचेंज पर ही होगी। आवश्यकता पड़ने पर साथ ही साथ विदेशी एक्सचेंजों पर भी लिस्टिंग की जा सकती है, कानून इसकी अनुमति देता है। इसलिए आगे के कदमों में यह अमेरिकी, यूरोपीय या एशियाई कोई भी एक्सचेंज हो सकते हैं। यह भी अक्सर कंपनी को शेयरधारिता में बदलने के लिए उपयोगी होता है और कभी-कभी भविष्य में अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए भी, अगर कभी इसकी आवश्यकता पड़े। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम क्रमबद्ध तरीके से चलें तो मॉस्को एक्सचेंज फिलहाल रूस में ऐसा एकमात्र गुणवत्तापूर्ण विकल्प है। दस्तावेज़ों के बारे में पूछा जा रहा है और एक व्यक्ति पूछता है कि अगर विकलांगता है तो क्या इसे व्यक्तिगत खाते में दर्शाया जा सकता है, ताकि आगे चलकर जब व्यक्ति सोलर ग्रुप में अपनी हिस्सेदारी प्रबंधन के लिए छोड़ दे तो हमारे पास ऐसी सुविधा भी मौजूद है जिससे वह विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त कर सके। हाँ, बिल्कुल, हम इसे ध्यान में रखेंगे और अपनी ओर से सारी आवश्यक तैयारियां करेंगे। लेकिन यहाँ यह समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने शेयर सोलर ग्रुप के पास ही छोड़ते हैं तो सोलर ग्रुप संभवतः आपको करों और अन्य कटौतियों से मुक्त लाभांश बिल्कुल भी नहीं भेजेगा। इसलिए यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप सभी आवश्यक कर दस्तावेज जमा करें और साथ ही यदि आपके लिए उपयुक्त हों तो अतिरिक्त रियायतें भी प्राप्त करें। फिर भी हम इस प्रक्रिया को आपके लिए आसान बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से। दोस्तों, और शायद आज का आखिरी सवाल फिर से एलएलसी सोवलमाश के बारे में है। आज तक कितनी हिस्सेदारी बेची जा चुकी है और हमारे पास कितनी हिस्सेदारी किस्तों में है? मैंने यह सवाल पहले ही देख लिया था, इसलिए मैंने आंकड़े मंगवाए हैं। आज की तारीख में हमारे पास 60 अरब 73 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि, कुछ पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतनी हिस्सेदारी सफलतापूर्वक बेची जा चुकी है। आज की तारीख में हमारे पास किस्तों में थोड़ी कम लगभग 3.5 अरब हिस्सेदारी है। यानी अगर हम उन हिस्सेदारियों को जोड़ें जो पहले ही बेची जा चुकी हैं और जो किस्तों में हैं, तो कुल मिलाकर हम लगभग 64 अरब पर पहुंच रहे हैं। दिलचस्प आंकड़ों में से वैसे हमने आपके साथ मिलकर लगभग 1,10,000 निवेश पैकेजों की सीमा पार कर ली है जो ड्यूनो मोटर्स परियोजना के तहत खरीदे गए हैं। यह भी एक काफ़ी दिलचस्प और गोल संख्या है, 1,000 तक। लेकिन मेरा मानना है कि 1,000 का आंकड़ा हमने कुछ महीने पहले ही पार कर लिया था। मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि ड्यूनो मोटर्स परियोजना हमारे यहाँ अंतिम चरण में है। आज हमने मुख्य रूप से एरोनोवा के बारे में बात की, क्योंकि एरोनोवा में हमारे पास एक महत्वपूर्ण घटना है, जैसे कि निवेश चरण का परिवर्तन। लेकिन निश्चित रूप से एलएलसी सोविलमाश ड्यूनो मोटर्स के बारे में सोलर ग्रुप न तो भूलती है, बल्कि वह इस परियोजना के बारे में हर दिन सोचती है। हम अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि इस परियोजना को पूरा करना फिलहाल सोलर ग्रुप के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है और जिन जिम्मेदारियों के लिए सोलर ग्रुप यहाँ उत्तरदायी है, उन्हें हम प्रतिदिन निभा रहे हैं। और यहाँ भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसे यहाँ बार बार पूछा गया है। फंडिंग के पूरा होने के संबंध में क्या इस बारे में कोई महत्वपूर्ण और सक्रिय बातचीत वास्तव में चल रही है? क्या इस घटना की विस्तृत योजना पूरी तरह से बनाई जा रही है और क्या इसके लिए कोई ठोस और निश्चित योजना है? मुझे पूरी तरह से पता है कि सर्गेई सेमेनोव लगभग रोजाना दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच ड्यूनोव के साथ संवाद करते हैं। सर्गेई सेमेनोव एलएलसी सोवलमाश में आते हैं। वे दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। यानी यह मुद्दा एजेंडे में है। लगातार इस पर बातचीत और चर्चा होती रहती है कि इसे कब और कैसे सही तरीके से किया जाए। और निश्चित रूप से सभी को समझ है परियोजना अपने समापन की ओर बढ़ रही है और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी गलती न हो।
क्योंकि सबसे अप्रिय बात जो हो सकती है वह यह है कि जब आपके पास आखिरी कदम भी नहीं बल्कि आधा कदम बाकी हो और आप किसी तरह की वित्तीय कमी कर बैठें तो वह मूर्खता होगी। इसीलिए सोलर ग्रुप एलएलसी सोवेलमाश की ओर से भी एक महत्वपूर्ण संकेत का बेसब्री से इंतजार कर रही है ताकि यह निर्णय मिलकर और सोच समझकर लिया जा सके, क्योंकि सोलर ग्रुप स्वाभाविक रूप से यह एक तरफा तरीके से नहीं कर सकती। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, सरगेई सेमेनोव नियमित रूप से दिमित्री अलेक्जेंद्रोविच के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि इस पर काम नहीं हो रहा है। सभी इस घटना के महत्व को बहुत भली भांति समझते हैं। साथ ही सभी यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ड्यूनोव मोटर्स परियोजना का सफल विकास और समापन कितना अधिक महत्वपूर्ण है। खासकर नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के लिए प्रतिष्ठा का बहुत महत्व है और हम अपनी इस प्रतिष्ठा को बहुत संजो कर रखते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास यह प्रतिष्ठा है और इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हम इसे आंकड़ों में देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आप परियोजना का कितनी सक्रियता से समर्थन कर रहे हैं और आज सरगेई सेमेनोव ने भी कहा कि हमारे यहाँ सब कुछ बिल्कुल योजना के अनुसार चल रहा है, जैसे हमने 1 साल पहले ही लक्ष्यों, योजनाओं और आंकड़ों की घोषणा की थी। यह वाकई हैरान करने वाला है जब पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, सच में सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है। और निश्चित रूप से ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो अपने व्यक्तिगत खाते में पंजीकरण करें। याद रखें, पहले चरण के तहत निवेश पैकेज खरीदने का मौका आपके पास अब बहुत कम समय के लिए है। 11 जुलाई को नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना 11वें निवेश चरण में प्रवेश कर जाएगी। वैसे अभी हमारे पास ड्यूनो मोटर्स परियोजना में अंतिम चरण चल रहा है। हाँ, वहाँ वे लाभकारी शर्तें नहीं मिल सकती जो एरोनोवा निवेश में हैं, लेकिन वहाँ कह सकते हैं परियोजना के पूरा होने में बस आधा कदम ही बाकी है। इसीलिए यहाँ हर कोई वही चुनता है जो उसे वास्तव में रुचिकर लगे। आइए हमारे विशेष प्रमोशन को देखें। शून्य पैकेज वाले इस अद्भुत प्रमोशन को न चूकें। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये सभी पैकेज खत्म हो जाएंगे और हमारे आगामी वेबिनार से अवश्य जुड़ें ताकि आप सभी नवीनतम खबरों से अपडेट रह सकें। अभी हमारे पास हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते एरोनोवा का वेबिनार होता है। हर दूसरे हफ्ते यानी हर दूसरे हफ्ते आप हमेशा आ सकते हैं। हाँ, फ्योडर से सवाल पूछ सकते हैं, गेन ना दी। स्पेशल एजेंट सोलर ग्रुप। हाँ, जो आपके सभी सवाल ज़रूर पढ़ेंगे, फ्योडर उनका जवाब देंगे। कुल मिलाकर आइए, हमारे यहाँ सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी और खुला है ताकि आपको प्रोजेक्ट को समझना आसान हो। सब हो गया। हाँ, सब हो गया। सभी का धन्यवाद। लाइक और रीपोस्ट का स्वागत है और फिर मिलेंगे